हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके प्रोज के फोर्थ लेसन द रैट ट्रैप का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और फ्रेंड्स, ये लेसन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, इसीलिए हम इस लेसन को दो पार्ट में देखने वाले हैं। तो ये इसका पार्ट 1 है और जल्दी ही आपको पार्ट 2 का भी वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस लेसन में अगर देखा जाए तो ये स्टोरी इसकी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बट इसको हम पहले से ही इसका समरी बता के इसका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ इसमें है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था। हु वेंट अराउंड यानी कि जो चारों तरफ जाता था। सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप, छोटी छोटी चूहेदानी बेचने के लिए। जैसा कि लेसन का नाम है द रैट ट्रैप, और रैट ट्रैप का मतलब ये होता है चूहेदानी। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स, जो छोटे छोटे चूहेदानी बेचने के लिए इधर उधर जाता था। ऑफ वायर, जो तार की बनी होती थी, जो तार की बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचने के लिए इधर उधर जाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, यानी कि वह समय मिलने पर खुद ही उन्हें बनाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, वह उन्हें खुद ही बनाता था, चूहेदानियों को वह खुद बनाता था। एट ऑड मोमेंट, यानी कि जब भी फ्री टाइम उसके पास होता था। तो ऑड मोमेंट का मतलब फ्री टाइम हम कह सकते हैं। फ्रॉम द मटेरियल, और वह उन चीज़ों से बनाता था, चूहेदानियों को उन चीज़ों से बनाता था। ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स, जिसे वह दुकानों पर भीख मांग कर लाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर, यानी कि वह उन मटेरियल से, उन पदार्थों से उस चूहेदानियों को बनाता था जिसे वह दुकानों से भीख मांग कर लाता था। और एट द बिग फार्म्स, या फिर बड़े बड़े फार्म से वह मांग कर लाता था। उन्हीं सब चीज़ों से वह चूहेदानियाँ बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन क्योंकि यह बिजनेस बहुत ही लाभदायक नहीं था, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू, यहाँ पे रिजॉर्ट का मतलब है सहारा लेना। रिजॉर्ट का मतलब टू मेक यूज़ ऑफ, यानी कि किसी भी चीज़ का सहारा लेना। और ख़ासकर अगर किसी बुरी चीज़ का हम सहारा लेते हैं कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पे रिजॉर्ट टू का यूज़ किया जाता है। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पिटी थीवरी, और इसलिए उसे भीख मांगने का सहारा लेना पड़ता था। एंड पिटी थीवरी, और छोटी मोटी चोरियों का भी सहारा लेना पड़ता था। वो छोटी मोटी चोरियां भी करता था। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि अपना जीवन यापन करने के लिए। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसको इस प्रकार से लिखा गया है कि अपनी आत्मा को और अपने शरीर को साथ रखने के लिए, यानी कि जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए उसे भीख मांगने का और छोटी मोटी चोरी का भी सहारा लेना पड़ता था। यहाँ पे रेजॉर्ट टू का मतलब सहारा लेना है, और पिटी का मतलब छोटी मोटी कह सकते हैं, और थीवरी का मतलब चोरी होता है। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, और फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने रहते थे। रैग्स का मतलब फटे पुराने, फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने रहते थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल पिचके हुए थे। हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़, और उसकी आंखों में भूख झलकती थी। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़, ग्लीम का मतलब झलकना होता है, उसकी आंखों में भूख झलकती थी, यानी कि वो हमेशा भूखा सा लगता था। तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट पैराग्राफ था। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ इसमें है कि नो वन कैन इमेजिन, या कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब घुमक्कड़ होता है। तो नो वन कैन इमेजिन, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है, हाउ सैड एंड मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब नीरस कह सकते हैं, कि एक घुमक्कड़ का जीवन कितना दुखी और कितना नीरस होता है। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, जो सड़कों पर चलता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, यानी कि अपने ही ध्यान में खोया हुआ, जो अपने ही ध्यान में खोकर सड़कों पर चलता रहता है। मेडिटेशन का मतलब ध्यान होता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट,
लेकिन एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया, विच रियली सीम्स टू हिम एंटरटेनिंग, जो वास्तव में उसे मनोरंजक लगा। जो आइडिया उसके दिमाग में आया वो वास्तव में उसे मनोरंजक लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वह स्वाभाविक रूप से, नेचुरली का मतलब स्वाभाविक रूप से, ही हैड बीन थिंकिंग, वह सोच रहा था, ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, अपनी चूहेदानियों के बारे में। व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय एन आइडिया, और तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। वह स्वाभाविक रूप से अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि उसके आसपास की जो पूरी दुनिया है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, यानी कि जो पूरी धरती है और जो सभी सागर हैं, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस, और जो इस संसार के जो शहर हैं और जो गांव हैं, वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप्स, ये पूरी दुनिया और कुछ भी नहीं है, केवल एक चूहेदानी है। उसके दिमाग में क्या विचार आया कि ये जो पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, ये और कुछ भी नहीं है, केवल एक बड़ा सा चूहेदानी है। ये पूरा संसार एक बड़ा सा चूहेदानी के समान है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़, यानी कि इसका और कोई भी उद्देश्य नहीं है, इस संसार का और कोई भी उद्देश्य नहीं है, देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, या केवल इसका उद्देश्य केवल लोगों के सामने चारा डालना है। बेट्स का मतलब आप चारा कह सकते हैं या फिर प्रलोभन कह सकते हैं। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़, यानी कि इस संसार का अन्य कोई भी उद्देश्य नहीं है, देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, केवल इसका उद्देश्य यही है कि लोगों के सामने चारा डालना। इट ऑफर्ड रिचेज़, यानी कि ये दुनिया लोगों को क्या क्या ऑफ़र करती है, रिचेज़ यानी कि धन दौलत ऑफ़र करती है, एंड जॉयज खुशियाँ ऑफ़र करती है, शेल्टर यानी कि शरण ऑफ़र करती है, एंड फूड खाना ऑफ़र करती है, हीट एंड क्लॉथिंग यानी कि गर्मी और कपड़े ऑफ़र करती है। ये जो दुनिया है चारे के रूप में लोगों को क्या ऑफ़र करती है, धन दौलत, खुशियाँ, शरण, भोजन, गर्मी और कपड़े। एग्जैक्टली यानी कि ठीक उसी तरह एज द रैट ट्रैप्स ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क, जैसे चूहेदानी क्या ऑफ़र करती है, चीज़ यानी कि पनीर, एंड पोर्क का मतलब होता है सूअर का मांस। जैसे चूहेदानी में, जैसे जो चूहेदानी होती है वो पनीर और सूअर का मांस ऑफ़र करती है, उसी तरह से ये जो संसार है ये लोगों को धन दौलत, खुशियाँ, शरण, भोजन, गर्मी और कपड़े ऑफ़र करती है। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, और जैसे ही कोई इससे, टेम्पटेड का मतलब प्रलोभित हो जाता है, टू टच द बेट चारे को छूने के लिए, और जैसे ही कोई आकर्षित होकर चारे को छूने जाता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो वह उसे अपने अंदर बंद कर लेती है। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, और जैसे ही कोई इससे आकर्षित होकर टू टच द बेट चारे को छूने जाता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वह उसे अपने अंदर बंद कर लेती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वो चूहेदानी वाला व्यक्ति है वो बिल्कुल एक दार्शनिक की तरह ये विचार उसके दिमाग में आया कि ये जो पूरी दुनिया है, पूरा संसार है, ये एक चूहेदानी के समान है, और जैसे हम चूहों को पकड़ने के लिए उस चूहेदानी में या तो पनीर डालते हैं या फिर रोटी लगा देते हैं या फिर सूअर का मांस लगा देते हैं, उसी प्रकार से जो संसार है ये हमें धन दौलत देता है, खुशियाँ देता है, शरण देता है, भोजन देता है, गर्मी देता है और कपड़े देता है। ये सभी चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं, और जब हम आकर्षित होकर इन्हें छूने जाते हैं, इन्हें पकड़ने जाते हैं, तो यह हमें अपने अंदर बंद कर लेता है। तो यही इस पैराग्राफ में कहा गया है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, यानी कि यह संसार उसके लिए कभी भी दयालु नहीं था। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, यह संसार उसके लिए कभी भी दयालु नहीं था, यानी कि संसार के लोग उसे कभी भी दया की दृष्टि से नहीं देखते थे। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट, इसलिए उसे संसार के लोगों के बारे में बुरा सोचकर एक अनवांटेड यानी कि अनचाही खुशी मिलती थी। सो इट गेव हिम
अनवांटेड जॉय, इसलिए उसे खुशी मिलती थी, एक अनचाही खुशी मिलती थी। टू थिंक इल ऑफ इट, यानी कि इस दुनिया के बारे में, संसार के बारे में बुरा सोचकर। थिंक इल का मतलब बुरा सोचना है। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, या उसके लिए एक, चेरिस्ड का मतलब कह सकते हैं प्रिय, या उसके लिए एक प्रिय मनोरंजन था, उसका एक प्रिय मनोरंजन था। ड्यूरिंग मेनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स, ड्रियरी का मतलब आप नीरस कह सकते हैं, यानी कि उसकी नीरस यात्रा में, या उसका एक प्रिय मनोरंजन था। जब भी वह कभी कोई नीरस यात्रा करता था तो ये उसके लिए एक मनोरंजन होता था। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, यानी कि उन लोगों के बारे में सोचना जिसे वह जानता था। हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जिन्होंने अपने आप को इस जाल में फंसा लिया था, यानी कि जो लोग इस जाल में फंस चुके थे। तो जब भी वह किसी नीरस यात्रा पर होता था तो वह उन लोगों के बारे में सोचता था जिसे वह जानता था, और जो लोग इस जाल में फंस चुके थे। स्नेयर का मतलब यहाँ पे जाल है। एंड ऑफ अदर्स, और उन दूसरे लोगों के बारे में भी सोचता था। हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी भी चारे के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, ट्रज का मतलब होता है जब एक आदमी पूरी तरह से थक जाता है, तो थका हारा जब आदमी धीरे धीरे चलता है तो उसको हम ट्रजिंग कहते हैं। तो वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, एक अंधेरी शाम को जब वह थका हारा सड़क पर चल रहा था। ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कटेज, तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, एक अंधेरी शाम को जब वह थका हारा सड़क पर चल रहा था। ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कटेज, तभी उसे बाय द रोड साइड, यानी कि सड़क के बगल में, तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने उस रात वहाँ पे ठहरने के लिए, शरण मांगने के लिए दरवाजे को खटखटाया। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और उसे इनकार भी नहीं किया गया। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और उसे इनकार नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, तो इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, सोर फेसेस का मतलब दुखी चेहरे, दुखी चेहरों के बजाय, विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जो उसे अक्सर मिलता था, यानी कि वो अक्सर उसे लोग अक्सर ऐसे ही लोग मिलते थे जो दुखी चेहरे वाले होते थे। द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन, लेकिन यहाँ पे जो उस घर का जो मालिक था, जो एक बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बिना बीवी बच्चों वाला, लेकिन उस घर का जो मालिक था वो बिना बीवी बच्चों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वॉज हैप्पी वह खुश हुआ, वो जो उस घर का मालिक था वह खुश हुआ, टू गेट समवन किसी ऐसे व्यक्ति को पाकर, टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, जिससे वह अपने अकेलेपन में बातें कर सके। तो कहने का मतलब है कि उससे जो भी लोग मिलते थे हमेशा दुखी होकर मिलते थे, लेकिन ये जो उस घर का मालिक था, जो बूढ़ा व्यक्ति था और बिना बीवी बच्चों वाला था, वह उसे देखकर खुश हुआ कि कम से कम उसके अकेलेपन में वह किसी से बात कर सकता है। इमीजिएटली ही पुट द पॉरीज पॉट ऑन द फायर, तुरंत ही उसने दलिये के बर्तन को आग पर रखा, तुरंत ही उसने दलिये के बर्तन को आग पर रखा। एंड गेव हिम सपर, और उसे रात का भोजन दिया, यानी कि तुरंत ही उसने दलिया बनाया और उस व्यक्ति को, यानी कि चूहेदानी वाले व्यक्ति को रात का भोजन दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, और तब उसने क्या किया, उसकी जो तंबाकू का जो बंडल था उसमें से एक बड़ा सा टुकड़ा काटा। दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, जो उसके और उस अजनबी के दोनों के चिलम के लिए पर्याप्त था। यहाँ पे पाइप का मतलब चिलम कह सकते हैं। तो देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, तब उसने अपने तंबाकू के बंडल से एक बड़ा सा टुकड़ा काटा। दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, जो उस अजनबी के और उसके, यानी कि दोनों के चिलम के लिए पर्याप्त था। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, यानी कि अंत में उसने क्या किया, ताश की एक गड्डी निकाली, ताश की एक पुरानी गड्डी निकाली। एंड प्लेड मॉयलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम,
और अपने मेहमान के साथ मॉयलिस नाम का एक खेल खेला। ताश का एक खेल होता है मॉयलिश। अंटिल बेड टाइम, यानी कि जब तक बिस्तर पर जाने का समय नहीं हो गया तब तक उन्होंने एक दूसरे के साथ ताश खेला। और वो कौन सा खेल खेल रहे थे जिसका नाम है मॉयलिस। तो फ्रेंड्स, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं कि द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस, यानी कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो जितना दयालु था उतना ही विश्वासी भी था। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस, जनरस का मतलब उदार कह सकते हैं या फिर दयालु कह सकते हैं। विद हिज कॉन्फिडेंसेस, वह उतना ही अधिक कॉन्फिडेंसेस भी था यानी कि विश्वासी भी था। एज विद हिज पॉरीज एंड टोबैको, और यह उसकी उदारता ही थी जो उसने उसे दलिया खिलाया था और तंबाकू भी पिलाया था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, उसने तुरंत ही उस मेहमान को ये बता दिया दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि जब उसकी समृद्धता वाले दिन थे तो उन दिनों में हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर, उसका जो मेज़बान था यानी कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वह एक कृषक था। क्रॉफ्टर का मतलब कृषक होता है। और कहाँ पे कृषक था? एट रामसे आयरन वर्क्स, यानी कि रामसे लौह कारखाने में। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वह खेतों में काम करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वह खेतों में काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, क्योंकि अब वह पूरे दिन परिश्रम करने के योग्य नहीं था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो अब उसकी गाय ही उसका सहारा थी। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, क्योंकि अब वह पूरे दिन परिश्रम करने के लायक नहीं था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो अब उसकी गाय ही उसका सहारा थी। येस दैट्स बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ उसकी जो गाय थी वह असाधारण थी। येस दैट्स बॉसी, बॉसी का भी मतलब गौ या फिर गाय होता है। यस दैट्स बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ उसकी गाय भी असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, यानी कि वह मक्खन के लिए दूध प्रत्येक दिन दे सकती थी, वह प्रत्येक दिन मक्खन के लिए दूध दे सकती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और पिछले महीने उसे पेमेंट में 30 क्रोनोर यानी कि 30 क्रोनोर मिले हुए थे। जैसे डॉलर होता है, रुपीज़ होता है, उसी तरह से ये क्रोनोर है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस का मतलब विश्वास ना होना, उस अजनबी को अवश्य विश्वास नहीं हुआ होगा। सीम्ड का मतलब ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत हुआ कि उस अजनबी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, और इसीलिए जो बूढ़ा व्यक्ति था वह खड़ा हुआ। एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की पर गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, यानी कि एक चमड़े का थैला निकाला। विच हंग ऑन अ नेल, नेल का मतलब खूंटी होता है, जो एक खूंटी पर लटकी हुई थी। जो चमड़े का थैला था वो एक खूंटी पर लटका हुआ था। इन द एवरी विंडो फ्रेम, यानी कि खिड़की के ढांचे पर, खिड़की के ढांचे पर जो एक खूंटी थी वहाँ से उसने एक लेदर का यानी चमड़े का एक थैला निकाला। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स, और 10 क्रोनोर यानी कि 10 क्रोनोर के 3 नोट निकाले, और 10 क्रोनोर के 3 नोट निकाले। रिंकल्ड यानी जो मुड़े हुए थे, तो 10 क्रोनोर के 3 नोट यानी कि 30 क्रोनोर उसने उसमें से निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और उसे उसने अपने मेहमान की आंखों के सामने ही रखा, उसे उसने अपने मेहमान के आंखों के सामने ही किया ताकि वह देख सके उन्हें। नोडिंग नोइंगली, नोइंगली का मतलब जानबूझकर, और नोडिंग का मतलब सिर हिलाते हुए। उसने सिर हिलाते हुए और जानबूझकर वे पैसे उसके सामने ही पकड़ा था ताकि वह उसे देख सके। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उसे उसी थैले में डाल दिया। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और तब उसे उसी थैले में डाल दिया। और इसके बाद क्या हुआ? द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, यानी कि अगले दिन दोनों व्यक्ति जो है अच्छे मूड में बिस्तर से उठे। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, गुड सीजन का मतलब अच्छे मूड में।
अगले दिन वे दोनों अच्छे मूड में उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। जो कृषक था वो अपनी गाय दुहने की जल्दी में था। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। जो कृषक था वो अपनी गाय दुहने की जल्दी में था। मिल्क का मतलब दूध भी होता है और मिल्क मीन्स दुहना भी होता है। ये एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। एंड द अदर मैन, और जो दूसरा व्यक्ति था, प्रोबेबली थॉट, जो संभवतः यह सोच रहा था, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, जब घर का मुखिया बिस्तर से उठ गया हो। यानी कि जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था उसने यह सोचा कि जब घर का मुखिया बिस्तर से उठ चुका हो तो उसे भी बिस्तर पे नहीं रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, वे दोनों साथ साथ ही उस झोपड़ी से निकले। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, यानी कि कृषक ने दरवाज़ा लॉक किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपने जेब में रख लिया। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, यानी कि चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति उसे गुड बाय कहा और उसे धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और इसके बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर लेटर यानी कि आधे घंटे बाद, द रैट ट्रैप पेडलर, पेडलर का मतलब यहाँ पे जो फेरी लगाते हैं, फेरी वाला कह सकते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर, लेकिन आधे घंटे बाद चूहेदानी बेचने वाला, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने फिर से आके खड़ा हुआ। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, द रैट ट्रैप पेडलर यानी कि चूहेदानी बेचने वाला, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने फिर से आकर खड़ा हुआ। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह केवल खिड़की पर गया। स्मैश्ड अ पेन, पेन का मतलब यहाँ पे कांच है, एक कांच को तोड़ा, जो खिड़की में जो कांच लगा हुआ था उसे तोड़ा। स्मैश का मतलब तोड़ना। स्टक इन हिज हैंड, और अपना हाथ अंदर डाला। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस थैले को पकड़ लिया। विद द 30 क्रोनोर, यानी कि वो 30 क्रोनोर वाला थैला पकड़ लिया। ही टुक द मनी, उसने पैसे ले लिए। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उसे अपनी जेब में रख लिया। उसने पैसे लेकर उसे अपनी जेब में रख लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, और तब उसने बहुत ही सावधानी से वो चमड़े का थैला फिर से उसी स्थान पर रख दिया, उसी स्थान पर लटका दिया। एंड वेंट अवे, और चला गया। यानी कि उसने वो 30 क्रोनोर चुरा लिए। आधे घंटे बाद वो फिर से आया, खिड़की का शीशा तोड़ा और हाथ डालकर उस थैले को निकाला। उसमें से 30 क्रोनोर भी निकाल लिए और फिर से सावधानीपूर्वक उस थैले को उसी खूंटी पर लटका दिया। अब इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि इट वॉज लेट इन दिसंबर, यानी कि दिसंबर का महीना समाप्त होने वाला था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर का महीना समाप्त होने वाला था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, डिसेंड का मतलब उतरना होता है, यानी कि उस जंगल में अंधेरा भी छा चुका था। ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, उस जंगल में पहले से अंधेरा छा चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर, यानी कि इससे खतरा और भी अधिक बढ़ गया। अंधेरा होने से खतरा और भी अधिक बढ़ गया। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसका दुख और उसकी निराशा भी बढ़ गई। ग्लूम का मतलब यहाँ पे दुख कह सकते हैं और डिस्पेयर का मतलब निराशा होता है। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसका दुख और उसकी निराशा भी बढ़ गई थी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, यानी कि अंत में उसे कोई उपाय नहीं सूझा। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, अंत में उसे कोई भी उपाय नहीं सूझा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, टायर्ड टू डेथ का मतलब वह इतना थका था जैसे कि मर जाएगा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ज़मीन पर लेट गया, और वह ज़मीन पर लेट गया। टायर्ड टू डेथ, इतना थका था जैसे मर जाएगा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, यह सोचते हुए कि उसका अंतिम पल आ गया है। अब उसे ऐसा लग रहा है कि वह मर जाएगा, तो यह सोचते हुए वह ज़मीन पर लेट गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने ज़मीन पर अपना सिर रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज़ सुना।
अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग यानी कि एक जोर की और लगातार पीटने की आवाज़। थम्पिंग का मतलब पीटने की आवाज़ कह सकते हैं। एक लगातार और जोर की पीटने की आवाज़ सुनाई दी उसे। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। इसमें कोई शक नहीं था कि ये क्या था। ये जो आवाज़ थी वो किस चीज़ की थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। इसमें कोई शक नहीं था कि वह क्या था। ही रेज्ड हिमसेल्फ यानी कि वह उठा। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। ही थॉट और उसने सोचा कि यह लोहे के कारखाने से हैमर यानी हथौड़े के मारने की आवाज़ है। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। उसने सोचा कि यह लोहे के कारखाने से हथौड़े मारने की आवाज़ है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई। यहाँ आसपास लोग ज़रूर होंगे। वो सोच रहा है कि यहाँ आसपास लोग ज़रूर होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ यानी कि उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई। गॉट अप यानी खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड और उस आवाज़ की दिशा में लड़खड़ाता हुआ जाने लगा। एंड स्टैगर का मतलब लड़खड़ाना होता है। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड और उस आवाज़ की दिशा में लड़खड़ाता हुआ चल दिया। द रामसे आयरन वर्क्स यानी कि जो रामसे लोहे का कारखाना था। विच आर नाउ क्लोज डाउन जो अब बंद हो चुका था। विच आर नाउ क्लोज डाउन जो अब बंद पड़ा है। वर नॉट सो लॉन्ग एगो वो कुछ समय पहले अ लार्ज प्लांट एक बड़ा कारखाना हुआ करता था। जो कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा कारखाना हुआ करता था। विद स्मेल्टर जिसमें लोहे को स्मेल्ट का मतलब लोहे को पिघलाकर सरिया बनाया जाता था। एंड फोर्ज और उसमें एक ढलाई घर भी था। तो इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेज एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल। तो इन द समर टाइम यानी कि गर्मी के मौसम में लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेज यानी कि पूरी तरह से लदे हुए नाव, सामान से लदे हुए नाव और काउज और यहाँ पे स्काउज का भी मतलब नाव ही कह सकते हैं। स्लिड डाउन द कैनल वे उस नहर से होकर जाते थे। यानी कि गर्मी के मौसम में बड़े बड़े नाव में वो सामान लाद कर कैनल यानी कि नहर से होकर जाते थे। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक जो उस इलाके के बीचों बीच एक बड़ी सी झील की ओर जाता था। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। इनलैंड का मतलब उस इलाके के बीचों बीच, जो उस इलाके के बीचों बीच और लार्ज लेक एक बड़ी सी झील की ओर जाता था। एंड इन द विंटर टाइम और सर्दियों के मौसम में द रोड्स नियर द मिल यानी कि कारखाने के आसपास की जो सड़कें थी वर ब्लैक वो काली हो जाती थी। फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। चारकोल क्रेट्स का मतलब है कोयले की टोकरी। कोयले की टोकरी से जो कोयले के जो कण थे, जो धूल थे वो उड़ती थी। उसकी वजह से कारखाने के आसपास की सड़कें काली हो जाती थी सर्दियों के मौसम में। तो फ्रेंड्स इसके आगे देखते हैं कि ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस यानी कि क्रिसमस से ठीक पहले जो लंबी अंधेरी शाम होती थी उसी में से एक शाम को द मास्टर स्मिथ यानी कि जो मुख्य लोहार था। मास्टर स्मिथ का मतलब जो मुख्य लोहार था। एंड इज़ हेल्पर और उसका जो सहयोगी था। सेट इन द डार्क फोर्ज यानी कि वे एक अंधेरे ढलाई घर में बैठे हुए थे। नियर द फर्नेस यानी कि भट्टी के पास। फर्नेस का मतलब भट्टी होता है। वेटिंग फॉर द पिग आयरन यानी कि उस कच्चे लोहे की प्रतीक्षा कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर जिसे आग में डाला गया था। उस कच्चे लोहे की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसे आग में डाला गया था। किस लिए? टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल यानी कि उसे एनविल पर रखने के लिए, तैयार होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। और एनविल का मतलब यहाँ पे निहाई है, जिसे निहाई पर रखने के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वे दोनों क्या कर रहे थे? कच्चे लोहे को आग में डाले हुए थे और उसे निहाई पर रखने के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एवरी नाउ एंड देन का मतलब है कि बीच बीच में। एवरी नाउ एंड देन यानी कि बीच बीच में। वन ऑफ देम उनमें से एक गॉट अप यानी खड़ा होता था। टू स्टर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार खड़ा होता था और एक लंबे से लोहे के सरिये से ग्लोइंग मास
का मतलब उस झलकते हुए सुलगते हुए पिंड को कुरेदता था। तो स्टर का मतलब यहाँ पे कुरेदना है। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ पल बाद वो वापस आता था। ड्रिपिंग विद पर्सपायरेशन, पर्सपायरेशन का मतलब पसीना होता है, यानी कि पसीना टपकाते हुए वह वापस आता था, यानी कि जब वो वापस आता था तो एकदम पसीना टपक रहा होता था। दो वॉज द कस्टम, दो एज वॉज द कस्टम, फिर भी जैसा कि रिवाज था, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, वह केवल एक लंबा सा शर्ट पहनता था, वे केवल एक लंबा सा शर्ट पहने हुए थे, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, और लकड़ी के जूते पहने हुए थे। जैसा कि उनका रिवाज था कि वे केवल एक लंबा सा शर्ट पहने हुए थे और एक वुडन शूज़ यानी लकड़ी का जूता पहने हुए थे। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, यानी कि पूरे समय उस ढलाई घर में तरह तरह की आवाज़ें सुनी जा सकती थी। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, यानी कि उस ढलाई घर में पूरे समय तक तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। द बिग बिलोज ग्रोन्ड, बिलो का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं, बेलो का मतलब है फुकनी। जैसे आप पहले जब चूल्हा जलाया जाता था तो महिलाएं एक फुकनी लेकर उसमें फूंकती थी और तब उसकी जो आग है वो और जलने लगती थी चूल्हे की, तो उसी को यहाँ पे बेलोज कहा गया है। द बिग बेलोज ग्रोन्ड, यानी कि फुकनी की आवाज़ आ रही थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैकल्ड, और जल रहा जो कोयला होता था उसके चटकने की आवाज़ आ रही थी। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल इनटू द माउ ऑफ द फर्नेस, और जो फायर बॉय था वो भट्टी में चारकोल यानी कोयले डाल रहा था। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और उसमें से भी बहुत ही खड़खड़ की आवाज़ हो रही थी। और शॉवेल का मतलब यहाँ पे आप बेलचा कह सकते हैं कि फायर बॉय बेलचे से उस भट्टी में कोयले डाल रहा था और क्लैटर यानी कि खड़खड़ की आवाज़ भी हो रही थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर की ओर झरने की आवाज़ आ रही थी। एंड शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और शार्प नॉर्थ विंड यानी कि जो उत्तरी हवा थी वो विप्ड यानी कि चाबुक मार रही थी, द रेन यानी कि बारिश का चाबुक मार रही थी, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ यानी कि ईंट की बनी हुई छत पर। और बाहर की ओर कौन कौन से आवाज़ आ रहे थे? वाटरफॉल यानी कि झरने की आवाज़ आ रही थी, और हवा के द्वारा उत्तरी हवा के द्वारा ईंट की बनी हुई छत पर विप यानी चाबुक मारने की आवाज़ आ रही थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. It was probably on account of all this noise, और यह केवल उस शोर की ही वजह से था that the blacksmith did not notice, कि उस लोहार ने ध्यान नहीं दिया, लोहार जान नहीं पाया, that a man had opened the gate, कि एक आदमी ने गेट खोल दिया है, and entered the forge, और उस ढलाई घर में प्रवेश कर चुका है। Until he stood close up to the furnaces, यानी कि जब तक वह भट्टी के नज़दीक जाकर खड़ा नहीं हो गया तब तक उसने नोटिस नहीं किया। Until he stood close up to the furnace, जब तक वह भट्टी के ठीक पास में ही जाकर खड़ा नहीं हुआ तब तक उसने नोटिस नहीं किया। और ऐसा किस लिए था? उस शोर की वजह से। Surely it was nothing unusual, और निश्चित रूप से यह कोई असाधारण चीज़ नहीं थी। फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स, यानी कि उस गरीब घुमक्कड़ के लिए, निश्चित रूप से उस गरीब घुमक्कड़ के लिए यह असाधारण बात नहीं थी। निश्चित रूप से उस गरीब घुमक्कड़ के लिए यह कोई असाधारण बात नहीं थी, कोई अजीब बात नहीं थी। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, कि बिना किसी अच्छे शरण के रहना कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर उसके साथ ऐसा होता रहता था कि रात रुकने के लिए उसके पास कोई स्थान नहीं होता था। तो उस गरीब घुमक्कड़ के लिए बिना किसी ठहरने के स्थान के रहना कोई असाधारण बात नहीं थी। फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, और उसके लिए अभी कोई अजीब बात नहीं थी कि वह उस फोर्ज से, उस ढलाई घर से आकर्षित हो गया था। बाय द ग्लो ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की झलक से, प्रकाश से वह आकर्षित हुआ। विच स्कैप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, विच स्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, यानी कि जो काले शीशे से होकर आ रही थी, जो प्रकाश काले शीशे से होकर आ रही थी। एंड टू कम अप टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर,
एंड टू कम अप टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और अपने आप को गर्म करने के लिए आग के सामने आना भी उसके लिए कोई अजीब बात नहीं थी। एंड टू कम अप टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और अपने आप को गर्म करने के लिए आग के सामने रहना भी कोई अजीब बात नहीं थी। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअल एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब यहाँ पे घुसपैठिया है। तो द ब्लैक स्मिथ्स यानी कि लोहारों ने, ग्लैंस्ड का मतलब एक दृष्टि डाली, एक नज़र डाली, ओनली कैजुअली का मतलब सरसरी नज़र डाली, एंड इनडिफरेंटली यानी कि उदासीनता की नज़र डाली, एट द इंट्रूडर यानी कि उस घुसपैठिए पर। लोहारों ने उस घुसपैठिए पर एक सरसरी नज़र डाली और उदासीन नज़र डाली। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। वह ऐसा दिखता था जैसे उस टाइप के लोग हमेशा दिखते हैं। वह वैसा ही दिखता था जैसे उस तरह के लोग दिखते हैं। विद अ लॉन्ग बियर्ड यानी कि एक लंबी दाढ़ी, डर्टी रैग्ड यानी कि गंदे और फटे पुराने कपड़े पहने हुए, एंड विद बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और चूहेदानी के कुछ गुच्छे वह अपने सीने पर लटकाया हुआ था। वो लंबी दाढ़ी रखे हुए था और गंदे और फटे पुराने कपड़ों में था। विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और अपने सीने पर कुछ चूहेदानी के गुच्छे लटकाए हुए था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे यानी कि उसने ठहरने की परमिशन मांगी। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने ठहरने की परमिशन मांगी, अनुमति मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। और वो जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, वो बिना कुछ बोले, विद अ सिंगल वर्ड बिना कुछ बोले, हॉटी कंसेंट यानी कि हॉटी का मतलब घमंड के साथ उसने अनुमति दी। घमंड के साथ उसने अनुमति दी वहाँ पे रहने की, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। नोडेड का मतलब सिर हिलाना होता है, यानी कि उस लोहार ने सिर हिलाकर घमंड के साथ उसे अनुमति तो दे दी, लेकिन उससे कुछ बोला नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर। ट्रैम्प का मतलब घुमक्कड़ है, और उस घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, उस घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वह वहाँ बात करने नहीं आया था। बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, बल्कि वह केवल अपने आप को गर्म करने आया था और सोने आया था। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वह वहाँ बात करने के लिए नहीं आया था। बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, बल्कि वह केवल अपने आप को गर्म करने के लिए आया था। एंड स्लीप, और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज द रामसे आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। इन दोज डेज यानी कि उन दिनों, द रामसे आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। प्रोमिनेंट का यहाँ पे मतलब है प्रसिद्ध। तो इन दोज डेज यानी कि उन दिनों, रामसे आयरन मिल का मालिक एक बहुत ही प्रसिद्ध लोहे का व्यापारी था। उन दिनों रामसे आयरन मिल का जो मालिक था वह एक बहुत ही प्रसिद्ध लोहे का व्यापारी था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यही थी कि वह मार्केट में, वह बाज़ार में अच्छा लोहा पहुंचाए। जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यही थी कि वह मार्केट में अच्छा लोहा पहुंचाए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, वह दिनों रात निगरानी भी करता था, देखता भी था। टू सी, या देखने के लिए वह निगरानी भी करता था। दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि काम जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा हो। या देखने के लिए वह दिनों रात निगरानी भी करता था कि काम जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा हो। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज, और उसी समय वह फोर्ज यानी कि ढलाई घर में आया हुआ था। ऑन वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि परीक्षण के लिए, जांच पड़ताल के लिए, और उसी जांच पड़ताल के लिए वह उस रात वहाँ पे आया हुआ था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रैगामफिन, यानी कि स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उसने उस लंबे घुमक्कड़ को ही देखा। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो अपने आराम के लिए भट्टी के बहुत पास आ गया था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, और जिससे उसके गीले कपड़ों में से स्टीम यानी कि भाप निकल रहा था।
हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो अपने आराम के लिए यानी कि गर्मी पाने के लिए भट्टी के इतना नज़दीक आ गया था। दैट स्टीम रोज कि स्टीम का मतलब भाप और रोज यानी उठ रही थी फ्रॉम हिज वेट रैग्स, उसके गीले कपड़ों से, कि उसके गीले कपड़ों से भाप उठ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, यानी कि लोहे के व्यापारी ने लोहारों की तरह नहीं किया, लोहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया, अर्थात लोहारों की तरह नहीं किया, उसे इग्नोर नहीं किया। हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिन्होंने उस अजनबी को देखने योग्य भी नहीं समझा था, ऐसा उसने नहीं किया। यानी कि लोहे के व्यापारी ने लोहारों की तरह नहीं किया कि उसे गौर से देखे बिना। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, यानी कि वह चलकर उसके नज़दीक आया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसे बहुत ही ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। टोर ऑफ का मतलब हटा दिया, स्लाउच हैट का मतलब है झुकी हुई टोपी, तब वह अपनी झुकी हुई टोपी को हटा दिया। टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को और अच्छे से देखने के लिए। बट ऑफ कोर्स इट्स यू निल्स अलोफ, ही सेड, उसने कहा कि अरे या तुम हो निल्स अलोफ, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो। बट ऑफ कोर्स इट्स यू निल्स अलोफ, ही सेड, उसने कहा कि अरे निल्स अलोफ या तुम हो, हाउ यू डू लुक, तुम यह कैसे दिख रहे हो। यानी कि वो जो लोहे का व्यापारी था उसने इस चूहेदानी बेचने वाले को निल्स अलोफ समझ लिया, जो कि आर्मी के एक रेजिमेंट में था। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, यानी कि जो चूहेदानी वाला व्यक्ति था उसने कभी भी उस लोहे के व्यापारी को पहले नहीं देखा था। एट रामसे, यानी कि रामसे आयरन मिल के मालिक को उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज, और यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। बट इट अकर टू हिम, लेकिन उसे ऐसा लगता है, यानी कि चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है, दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट, कि वह सज्जन व्यक्ति यह सोचता है, दैट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, जैसे कि वह उसका कोई पुराना परिचित हो। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर, और उसे यह लगता है कि वो शायद यह समझ कर कि यह उसका कोई पुराना परिचित है, यह समझ कर उसे एक या दो क्रोनोर उसके पास फेंक दे, उसे दे दे, तो यह उसने सोचा। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद अपना परिचित समझकर वह उसे एक या दो क्रोनोर दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, और इसीलिए वह तुरंत ही उसके इस भ्रम को दूर नहीं करना चाहता है, और इसीलिए वह उस समय उसके भ्रम को दूर नहीं करना चाहता है। अनडिसीव का मतलब भ्रम दूर करना होता है। येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सैड, और वो कहता है कि हाँ, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर, और उस लोहे के व्यापारी ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर, और लोहे के व्यापारी ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, यही तुम्हारी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, इफ़ ओनली का मतलब काश मैं अभी भी सर्विस में होता, सेवा में होता। इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता। काश मैं अभी भी नौकरी कर रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब वो लोहे का व्यापारी कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। टू गो along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. To go along up to the manor house, manor house का मतलब जमींदार कह सकते हैं कि जमींदार के घर जाना, and be received by the owner like the old regimental comrade, और रेजिमेंट में साथ साथ काम करने वाले की तरह सम्मान पाना। दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज़ द ट्रैम्प, उस घुमक्कड़ को पसंद नहीं आया। यानी कि ज़मींदार के घर जाना
और उसके साथ में काम करने वाले एक साथी की तरह, और उसके साथ रेजिमेंट में काम करने वाले एक साथी की तरह सम्मान पाना उस घुमक्कड़ को पसंद नहीं आया। तो कहने का मतलब है कि वह चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति जो है वो ज़मींदार के घर जाना नहीं चाहता था। अब वो कहता है कि नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, वह बिल्कुल सचेत लग रहा था, एकदम चौकन्ना लग रहा था, और उसने कहा कि नहीं मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर, वह उसने अपने 30 क्रोनोर के बारे में सोचा, 30 क्रोनोर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। टू गो अप टू द मैनर हाउस यानी कि ज़मींदार के घर जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली, वॉलंटरली का मतलब जानबूझकर अपनी इच्छा से, इनटू द लायंस डेन यानी कि शेर की गुफा में जाने जैसा है। उसे ऐसा लगा कि उस जमींदार के घर पर जाना अपने आप को जानबूझकर शेर की गुफा में फेंकने जैसा है। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप, वह केवल सोने का एक मौका चाहता था कि वह सो जाए। हियर इन द फोर्ज यानी कि उस ढलाई घर में, वह केवल उस ढलाई घर में सोने का एक मौका चाहता था। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल, और जितनी जल्दी हो सके वह चुपके से वहाँ से जाना चाहता था। तो वह केवल उस ढलाई घर में सोना चाहता था और चुपके से वहाँ से जाना चाहता था, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से जाना चाहता था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड यानी कि जब उसने इनकार कर दिया घर जाने से, उसके घर जाने से इनकार कर दिया, द आयरन मास्टर एज्यूम्ड, लोहे के व्यापारी को लगा कि उसके गंदे कपड़ों की वजह से उसे उसके घर जाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो वो कहता है कि प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम, कृपया ये मत सोचो कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा घर है। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि वहाँ तुम अपने आप को नहीं ले जा सकते हो। ऐसा मत सोचो कि मेरे पास बहुत अच्छा घर है तो तुम वहाँ पे नहीं जा सकते हो। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज़ डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने पहले ही सुना होगा, जैसा कि तुमने सुना होगा कि एलिजाबेथ मर चुकी है। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, और मेरे लड़के विदेश में हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम, और घर पर कोई नहीं है, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, केवल मेरे और मेरी बड़ी लड़की के अलावा। उसने कहा कि मेरे लड़के अब्रॉड हैं यानी कि विदेश में हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरे और मेरी बड़ी बेटी के अलावा घर पर कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, हम यही सोच रहे थे, हम यही बात कर रहे थे कि इस बार क्रिसमस के दिन कोई कंपनी देने वाला हमारे पास नहीं है, हमारे साथ रहने वाला कोई नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब मेरे साथ चलो। एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर, और क्रिसमस के दिन दिन का जो भोजन है उसे थोड़ा और जल्दी ख़त्म करने के लिए हमारे साथ चलो। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब मेरे साथ चलो। एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर, और क्रिसमस के दिन जो बना हुआ भोजन है उसको ख़त्म करने में और जल्दी ख़त्म करने में हमारी मदद करो। तो यानी कि उस लोहे के व्यापारी ने उसे अपने साथ अपने घर ले जाने की ज़िद की, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो, लेकिन अजनबी ने हमेशा केवल ना ही कहा, जाने से मना ही किया। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और उस लोहे के व्यापारी को भी ऐसा लगा कि अब उसे हार मान लेनी चाहिए, अब वो उसे मना नहीं सकता है, ऐसा उसे लगा। गिव इन का मतलब हार मानना कह सकते हैं। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रीफर टू स्टे विद यू टुनाइट, इट लुक्स ऐसा लगता है, एज दो कैप्टन वॉन स्टेल, जैसे कि कैप्टन वॉन स्टेल, प्रीफर्ड का मतलब चुना है, टू स्टे यानी कि रहना, विद यू टुनाइट तुम्हारे साथ, ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेल ने आज रात तुम्हारे साथ रहना पसंद किया है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रीफर टू स्टे विद यू टुनाइट स्टर्न स्ट्रोम, तो लोहे के व्यापारी ने स्टर्न स्ट्रोम से कहा, यानी कि जो एक लोहार था उसका नाम यहाँ पे स्टर्न स्ट्रोम है, तो लोहे के व्यापारी ने स्टर्न स्ट्रोम से कहा कि ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेल आज रात तुम्हारे साथ ही रहना
पसंद करेंगे। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, यानी कि उसने मुख्य लोहार से कहा। एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, और वे पीछे मुड़ गए। ऐसा कहकर वे पीछे मुड़ गए। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, लेकिन वे हंस रहे थे। एज ही वेंट अवे, लेकिन जाते जाते वे हंस रहे थे। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो लोहार था, हु न्यू हिम, जो उन्हें अच्छे से जानता था, अंडरस्टूड, वह समझ गया था, वेरी वेल, यानी बहुत अच्छे से समझ गया था, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि यह उनका अंतिम शब्द नहीं है। वह अच्छे से जान गया था कि यह उनका अंतिम शब्द नहीं है। तो वो ये जान गया था कि उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी है, वो अभी और भी कोशिश करेंगे उसे अपने घर ले जाने की। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर, यानी कि अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, देन हर्ड द साउंड ऑफ कैरियर्स व्हील्स, तभी एक गाड़ी के पहिए की आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर, यानी कि अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियर्स व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, तभी उन्हें ढलाई घर के बाहर एक गाड़ी के पहिए की आवाज़ सुनाई दी। एंड न्यू गेस्ट केम इन, और एक नई मेहमान अंदर आई। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार लोहे का व्यापारी नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था। अपरेंटली होपिंग, और स्वाभाविक रूप से या उम्मीद करते हुए, दैट शी वुड हैव द बेटर पावर्स ऑफ परसुएजन दैन ही हिमसेल्फ, और स्वाभाविक रूप से इस उम्मीद में कि उसके पास उसे मनाने की अधिक शक्ति है, उनके अलावा उसके पास उसे मनाने की अधिक शक्ति है, अधिक क्षमता है। तो स्वाभाविक रूप से इसी उम्मीद में उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था कि लड़कियों के पास किसी को मनाने की अधिक क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, इसके आगे की स्टोरी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसके पार्ट 2 में बताया जाएगा, क्योंकि ये लेसन बहुत ही लॉन्ग है जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ मेरे गांव में जो है इतना अच्छा नेटवर्क भी नहीं रहता कि मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड कर सकूँ, तो प्रॉब्लम होती है लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड करने में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।